मौसम और सप्लाई से जुड़े कारकों ने गैस की कीमतों में नई ऊर्जा भर दी है और इसी वजह से नेचुरल गैस कई सेशंस हम देख रहे हैं मूवमेंट टुवर्ड्स अपसाइड दिखा रहा है। तो क्या बुलियन में कमजोरी और एनर्जी में मजबूती का ये जो ट्रेंड है ये आगे भी जारी रहेगा? इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। शो में हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मानव मोदी हैं, जीसीएल ब्रोकिंग के अमित खरे हैं और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी हैं। आप सभी का स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। जतिन त्रिवेदी जी भी हैं हमारे साथ। जतिन जी, एक सवाल के साथ आपकी तरफ आना चाहूंगी। सोनिया इंदौर से पूछ रही हैं कि गोल्ड में दाम क्या आगे बढ़ेंगे, ये यहाँ से गिरावट नजर आएगी? और विक्रम लखनऊ से पूछ रहे हैं सिल्वर में नई खरीदारी करनी चाहिए या फिर यहाँ से मुनाफा वसूली दिखेगी? मानसी, देखिए, जिस तरह से गोल्ड और सिल्वर की जो एंगल बन रही है ना, ये ट्रेड सेटअप जो है कहीं ना कहीं एक वॉलेटाइल रेंज के अंदर कारोबार होते हुए देखने मिलेगा। स्पेशली अगर हम नेक्स्ट 2 से 3 दिनों की बात कर लें तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं वॉलेटाइल रेंज के अंदर है, क्योंकि मार्केट का जो रिएक्शन होगा अभी 2 चीजों पे निर्भर है। एक जो है वो केविन वॉश की स्टेटमेंट के ऊपर है। इंटरेस्ट रेट चेंज तो अनएक्सपेक्टेड ही है, ये चेंज नहीं आने वाला है, लेकिन स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नए चेयरमैन है, नए चेयरमैन के हाव भाव से पता चलेगा और किस तरह से वो मार्केट को आंकते हैं और क्या डेटा जो है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो यूएस ईरान के मुद्दे पे कुछ बोलते हैं या सिर्फ इन्फ्लेशन और जो डेटा एक फेडरल रिजर्व चेयरमैन के हिसाब से जिस पे आंख रहनी चाहिए उसके हिसाब से ही वो ध्यान रख के बात करते हैं। तो ये सभी चीजें जो है पार्टिसिपेंट्स आई थिंक सबसे ज्यादा महत्व देंगे इसको, तो उसके हिसाब से ही मूवमेंट आएगी। और फिलहाल जो है वो गोल्ड सिल्वर के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीकनेस का माहौल बनते हुए देखने मिल रहा है। चार्ट्स के ऊपर भी अगर हम देख लें तो इमीडिएट बेसिस पे मैं देखने जाऊं तो 1,54,000 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर्मेशन दिख रहा है गोल्ड के लिए, सोने के लिए। और लोअर लेवल्स पे 1,50,000 से लेके 1,39,000 1,49,000 यहाँ पर जो आएगा तब वहां पे एक सपोर्ट मेजर्स जो देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है थोड़ा सा वीकनेस का ट्रेंड देखने मिलना चाहिए। 1,50,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, वहां से अगर गिरते हैं तो नेक्स्ट लेवल जो है वो सीधा 1,45,000 1,47,000 के बीच में बनता है, तो उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है। तो फिलहाल अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बाइंग जो है वो थोड़ा सा रुक के करना है। फ्राइडे के बाद थोड़ी सी क्लैरिटी बन जाएगी या फिर लेवल्स भी आपको बेहतरीन मिल जाएंगे लोअर लेवल्स पे, तो दोनों ही सूरतों में आपको बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए बाइंग करंट लेवल्स के आसपास। चलिए, बिल्कुल फिलहाल कॉशियस नजरिया प्रेशियस मेटल्स पर देखने को मिला है। जी पैक जतिन जी, एक लास्ट एक, फेड के फैसले के बाद बुलियन में सबसे बड़ा ट्रिगर डॉलर होगा या फिर बॉन्ड यील्ड, आपको क्या लगता है? मानसिक, डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल है, 100 के नीचे जरूर बना हुआ है लेकिन 99 के नीचे भी नहीं जा रहा है। तो डॉलर जो है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो एक बड़े पैमाने पे ये कर रहा है कि गोल्ड को बहुत ज्यादा बुलिश होने नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो आगे जाके बॉन्ड प्राइसेस, अगर डॉलर और बॉन्ड के अंदर चूज करना है मुझे तो मैं बॉन्ड के ऊपर प्राइसेस के ऊपर ध्यान रखूंगा, जहां पर यूएस की 30 ईयर बॉन्ड पे फोकस रहेगा और 10 ईयर बॉन्ड पे फोकस रहेगा। ये दोनों की चाल किस तरह से रहती है मीटिंग के बाद में वो डिपेंड, फेडरल पॉलिसी के बाद में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और यूएस और ईरान ये जो अपडेट आएँगी ना वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी इंटरेस्ट रेट के बाद में, क्योंकि यहाँ से इतना जल्दी सब कुछ सॉल्व होना ये भी एक ईज़ी टास्क नहीं है किसी के लिए भी। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी झुकने की कोशिश करेगा मीटिंग के अंदर, बातचीत के दौरान। और अपडेट्स जिस तरह से आएँगे उस हिसाब से मार्केट का वॉलेटिलिटी बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वॉलेटाइल टाइम्स रहना चाहिए आगे चलते हुए। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी वाला पिक्चराइज़ेशन अगर मिल जाता है तो ही मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ी रैली देखने मिलेगी, वरना अनसर्टेनिटी का वर्ड जो इतने दौर से चल रहा है, वो अचानक से पूरा सर्टेन हो जाएगा वैसा तो लग नहीं रहा है शुक्रवार के बाद। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा-सा अभी भी असमंजस रहनी चाहिए यूएस और ईरान के डील के बीच में, और बॉन्ड प्राइस आई थिंक रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगी सोमवार से इस चीज़ को। जी जी जतिन, ये बिल्कुल सही और रैशनल बात कही आपने, और ये बात शायद मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि हाँ, उम्मीद तो हम ये लगाकर चल रहे हैं कि सिचुएशन बिल्कुल सही हो जाए, लेकिन जितना बड़ा डेंट या जितनी बड़ी कमजोरी हमने देखी है पिछले दिनों इस सिचुएशन, इस ग्लोबल सिचुएशन की वजह से, एकाएक वो ठीक हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है। जतिन, आप बताएं, ओपेक प्लस की रणनीति अब क्रूड की दिशा पर कितना असर डाल सकती है? एनर्जी पैक में क्रूड में इस वक्त जो सेंटिमेंट्स है इस पर आपकी राय क्या होगी? मानसी, देखिए, अभी यूएस ईरान का जो ड्राइविंग पॉइंट है कच्चे तेल के लिए
फिलहाल इसके ऊपर ज्यादा फोकस चल रहा है। ओपेक और ओपेक प्लस की जो भी रणनीति रही है वो कहीं ना कहीं प्राइजेस का जिस तरह से मार्केट प्राइस रहता है उसके बाद वो रणनीति जो है वो बाहर लेके आते हैं। मतलब कहने का मतलब कि अगर $60 $65 के आसपास है कच्चा तेल, तो वहाँ पे उनकी रणनीति ऐसी हो जाती है कि सप्लाई को जो है वो लोग कम करने की कोशिश करते हैं, सो दैट प्राइसेस को सपोर्ट मिले और प्राइसेस बहुत ज़्यादा ना गिरे। अगर 80-85 के ऊपर जाता है, ये एक नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ, यूएस ईरान जबकि जैसी ये वॉर सिचुएशन नहीं होती है, तो ओपेक ट्राई करता है कि सप्लाई जो है बढ़ जाए और डिमांड पे ज़्यादा फोकस दिखाते हैं कि प्राइसेस जो है वो कंट्रोल में रहें, ताकि मार्केट के अंदर डिमांड भी बनी रहे, बहुत हायर लेवल्स पे कोई खरीदने की ऐसे नेगेटिव रिएक्शंस ना दे कि हमको नहीं खरीदना है। तो डिपेंड करता है ओपेक का स्टांस किस तरह से रुख लेता है। तो अभी फिलहाल ओपेक का जो है वो इस लेवल्स के आसपास जो है मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव रहेंगे अपना ओपिनियन देने में। वो वेट करेंगे कि यूएस ईरान किस तरह से एंगल लेता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी कुछ एक स्टेटमेंट आया था बीच में कि यूएस के सैंक्शंस जो है रशिया के ऊपर उसके ऊपर भी फोकस बढ़ने वाला है। तो फिर से अगर वो एंगल अगर मार्केट में आ जाता है तो कहीं से वापस से सपोर्ट मिल जाएगा प्राइस को कच्चे तेल को, क्योंकि रशियन ऑयल फिर से मार्केट से दूर हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो ईरानियन ऑयल का दूर होना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर ब्लॉकेट होना, वो एक बड़ा बड़ा कारण था। फिर आगे चल के फिर से रशियन ऑयल का अगर एक कारण बन जाता है कमोडिटी मार्केट के लिए तो ये मार्केट के अंदर ये अपडेट्स जो है वो कंटिन्यूअसली रहने वाली हैं, जो हेल्प करेगा वो टेक्निकली हेल्प करेगा कि मार्केट का रिएक्शन किस तरह से हुआ है। तो अभी फिलहाल जो है वो $77 जो बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है। अगर $77 के नीचे जब तक प्राइस नहीं जाते हैं, तो फिर से एक और बाउंस जो है वो मार्केट के अंदर आ सकता है। क्योंकि जब से ये वॉर लाइक सिचुएशन हुई थी तब से $77 ने अपना एक लेवल जो है वो होल्ड किया है, रिस्पेक्ट किया है और उसके बाद से एक बड़ी उछाल जो है यहाँ पे आई है। तो $77 को आप इम्पोर्टेंट मान के चले, उसके नीचे अगर हम फिसल जाते हैं, तो फिर एक बड़ी डाउन ट्रेंड जो फिर से शुरू हो जाएगी, वरना ये एक बाउंस बैक ज़रूर देगा पहले। एब्सोल्युटली। नेचुरल गैस पर ही जतिन आपसे भी एक टेक जानना चाहेंगे। नेचुरल गैस की तेजी क्या अभी यहां से आगे जारी रह सकती है और इस वक्त ट्रेडर्स के लिए सबसे ज्यादा नेचुरल गैस में स्ट्रैटेजी किस साइड होनी चाहिए? व्यूअर का सवाल है वेदर नेचुरल गैस में क्या अभी खरीदारी का सही समय है या नहीं। दीपक नागपुर से पूछ रहे हैं। मानसी, अगर इंट्राडे पर्पस का व्यू पॉइंट है तो यहाँ पे डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। पिछले आधे एक घंटे में एक अच्छी खासी करेक्शन आई है, 311-312 के आसपास प्राइसेस 311 के ऊपर ट्रेड कर रहे थे एक घंटे पहले और अचानक से एक सेलिंग आई है। ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, क्योंकि प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्राडे सपोर्ट जोन के पास है। तो यहाँ से मैं बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो 310-311 के पास फिर से एक बार के लिए लेके जा सकते हैं। और नेचुरल गैस की टेंडेंसी रही है हमेशा सरप्राइज दे देता है मूव इवनिंग के टाइम पे। कभी भी एक बड़े ट्रेंड में अगर चल रहा है तो अचानक से उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लेकिन फिर से वही जो उसकी जो ओरिजिनल ट्रेंड है उसको फॉलो करते हुए आगे चलता है। तो ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी रहेगी इंट्राडे बेसिस पे। और स्ट्रिक्टली फॉलो भी स्टॉप लॉस भी फॉलो करना है, जिससे रिस्क जो है आपकी मिटिगेट हो जाती है। 300 के स्टॉप लॉस से आपको ये एंट्री लेना है इंट्राडे पर्पस से, और हायर साइड पे 310 के आसपास इसका प्रॉफिट बुक कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे पर्पस का ये व्यू पॉइंट रहेगा। तो चलिए, ये राय ओवरऑल एनर्जी पैक पर इस वक्त हमें मिल चुकी है। तीनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, कमोडिटी बाजार पर अपनी स्ट्रैटेजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। कमोडिटी फटाफट को हम यही समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।